GPS ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में और लास्ट में हमने पढ़ा था भाषा और बोली। भाषा हमने कहा था भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है, या अपन कह सकते हैं विचार विनिमय का माध्यम भाषा कहलाता है। दूसरी बात लास्ट में हमने कही थी बोली। बोली का अर्थ होता है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अर्थात विचार विनिमय का माध्यम भाषा कहलाता है, और वही भाषा जब किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी उसे बोली या अपन उपभाषा भी कह सकते हैं। बोली या उपभाषा कहा जाता है। उसके बाद आता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। भाषा या बोली में अंतर क्या होता है। बात करते हैं भाषा और बोली या उपभाषा में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में। एक तरफ आपको लिखना है भाषा और दूसरी तरफ बोली। सबसे पहली बात करते हैं भाषा की। भाषा अर्थात जो भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। और वही भाषा जब किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। दूसरा अंतर इसमें यह होता है कि भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, लेकिन बोली का व्याकरण नहीं होता है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, लेकिन बोली का व्याकरण नहीं होता है। तीसरी बात होती है कि भाषा पर स्थानीय परिवेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषा पर स्थानीय परिवेश का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बोली पर स्थानीय परिवेश का प्रभाव पड़ता है। चौथी बात यह होती है कि भाषा का अपना साहित्य होता है। भाषा का अपना साहित्य होता है, लेकिन बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। मुख्य रूप से आपको भाषा और बोली में ये चार अंतर पता रखने हैं कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा पर स्थानीय परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बोली पर स्थानीय परिवेश का प्रभाव पड़ता है। भाषा का अपना साहित्य होता है, लेकिन बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। इसके साथ ही आपको दूसरी बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी, भाषा के तीन प्रकार पढ़े थे वैसे हमने। एक लिखित भाषा, दूसरी मौखिक भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है
कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है। पहली बात, मौखिक भाषा में बोलकर विचारों को प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा में बोलकर विचारों को प्रकट करते हैं, जबकि लिखित भाषा में लिखकर विचारों को प्रकट करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरी बात, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। लिखित भाषा कृत्रिम होती है। वही तीसरी बात, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। लिखित भाषा स्थिर होती है। मौखिक भाषा पर भी स्थानीय भाषा का प्रभाव पड़ता है। स्थानीय भाषा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिखित भाषा पर स्थानीय भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखित भाषा पर स्थानीय भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मुख्य रूप से ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। तो मुख्य रूप से ये 4 बातों को आपको ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में ये 4 अंतर होते हैं। उसके बाद भाषा के अतिरिक्त दूसरा टॉपिक आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, लिपि का क्या अर्थ होता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, उन सब के बारे में। भाषा के बाद दूसरा टॉपिक लिपि। लिपि का अर्थ या अपन कह सकते हैं परिभाषा। जो हम बात बोलते हैं या मुख से जो कुछ भी बोलते हैं, उसे अपन जब जिन संकेतों के माध्यम से लिखेंगे तो वह लिपि कहलाएगी। अर्थात मौखिक विचारों को जिन संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। दूसरी बात आती है कि लिपि, जैसे हमारी भाषा है हिंदी, तो बात आती है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि तो अपन कहेंगे देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग, अर्थात देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, किसके द्वारा किया गया तथा कहाँ पर किया गया। तो सबसे पहली बात आती है कि देवनागरी लिपि, अपन सीधा लिखते हैं यह लिपि गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की
लिपि है, गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की लिपि है। दूसरी बात, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में किया गया। अब बात आती है कि इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो इसका प्रयोग 7वीं और 8वीं सदी में किया गया। अर्थात देवनागरी लिपि गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की लिपि है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में किया गया तथा कब किया गया, तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया। आगे जो ऊपर लिखा हमने, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो बात आती है कि देवनागरी लिपि में 52 वर्णों को गिना जाता है या मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्रदान है, जिसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वर, जो वर्णमाला में 11 है। दूसरे आते हैं व्यंजन, जो 33 होते हैं। फिर आते हैं 4 संयुक्ताक्षर, फिर 2 आते हैं अयोगवाह और 2 ताड़नजात। इन पूरे 52 वर्णों का प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। इसके साथ ही हिंदी भाषा में जो अंग्रेजी का ओ है, उसे भी आगत स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, आगत स्वर। और इसके साथ ही जो अपन कहते हैं अरबी फारसी से ग्रहण शब्द, जिसमें ख, ज और फ नुक्ता वाले वर्ण आगत व्यंजनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, आगत व्यंजन माने जाते हैं। अर्थात देवनागरी लिपि में आपको सीधा पूछ सकते हैं कि देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर, 2 अयोगवाह और 2 ताड़नजात होते हैं। इसके साथ एक आगत स्वर के रूप में ओ का प्रयोग करते हैं, और ख, ज और फ जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, उसे आगत व्यंजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हमने यहाँ लिखा कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि और किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है, और इसके अलावा अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि कौन सी है, वो प्रश्न भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो हमने लिखा हिंदी की लिपि देवनागरी। इसके अलावा संस्कृत, मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि देवनागरी। अगर हम बात करें अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि अर्थात अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए अरबी लिपि का प्रयोग किया जाता है, या अपन इसे कह सकते हैं रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है।
इसके साथ ही उर्दू भाषा के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू भाषा के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही लिपि के संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अर्थात देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हिंदी में होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले आपको पता रखना है कि जो अपन लिखते हैं वो अपन जो हिंदी भाषा में लिखते हैं वो किस ओर से लिखते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी बात, इसमें या देवनागरी लिपि में वर्णों को स्वर और व्यंजन में अलग अलग बांटा गया है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। चौथी बात आपको लिखनी है, केवल उच्चारित वर्णों को ही लिखा जाता है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार का अर्थ जो अपन कहते हैं जो ऊपर बिंदी लगाते हैं उसे अनुस्वार, और वर्णों के ऊपर जो चंद्र बिंदु लिखा जाता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके साथ ही छठी बात आपको ध्यान रखनी है, वर्णों में सुडोलता पाई जाती है। सुडोलता पाई जाती है। सातवीं बात आपको पता रखनी है, वर्ण गोलाइयों से युक्त होते हैं। मुख्य रूप से देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में ये 7 बातें आपको पता रखनी है जो देवनागरी लिपि की विशेषताएं मानी जाती है। यहाँ तक भाषा और लिपि। तीसरा टॉपिक होता है व्याकरण।